अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा और रोहित को आप सब जानते हैं, उनका एक ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी है। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने जॉइन किया। एक थैंक्स अ लॉट। रोहित थैंक का यू। रोहित आज आपसे एक न्यूज़ है वो हम ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब नाम इनका अमृता भटनवाज फडणवीस। है कि आप उसको सही से अमृता फडणवीस। या। ओके। तो इनकी एक स्टेटमेंट आई है और इन्होंने कहा कि क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत होता है इंडिया में और जहां भी तो उसकी वजह से डिवोर्सेस हो रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई में यही बात है? और सॉरी कि मैं नाम उनका ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही जी। कोई नहीं, देखिए ये अमृता फडणवीस बैंकर हैं, एक्सिस बैंक में जॉब करती हैं और इनफैक्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस की वाइफ हैं। इन्होंने बेसिकली एक डिग लिया ओपोजिशन पे, जिनकी गवर्नमेंट है, शिवसेना गवर्नमेंट है, उसी गवर्नमेंट में एनसीपी भी है और कांग्रेस भी है। तो बेसिक उन्होंने ये नहीं उन्होंने इसी इसी उस फंक्शन में ये भी बोला कि भाई, सॉरी फंक्शन नहीं था, एक एक प्रेस के साथ बात करनी थी कहीं पे। उन्होंने ये बोला कि ये मत सोचना कि मैं देवेंद्र फडणवीस की वाइफ हूँ, मैं एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पे बोल रही हूँ कि जितने गड्ढे हैं हमारी रोड्स पे वो एक ट्रबल हैं। और 3% डिवोर्स जो है वो मुंबई में इसलिए होते हैं कि लोग ऐसी इसकी वजह से, ऐसी रोड्स की वजह से टाइम नहीं दे पाते अपनी फैमिली को। अब इस पर कांग्रेस की एक और लीडर है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने क्लेम किया कि भाई ये है और आपको हॉलिडे ब्रेक की जरूरत है, आप हॉलिडे ब्रेक पे जाइए, अपने दिमाग को ब्रेक मत दीजिए। पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल था सब कुछ। बट पॉट होल्स और ट्रैफिक जैम बहुत बड़ा इशू तो है ही मुंबई में। और मुंबई के लिए मेट्रो वगैरह कोई इतनी अभी पूरी ऑपरेशनल नहीं है ठीक से, तो ट्रैफिक जैम हमेशा से इशू रहा है। मुंबई में कभी भी कोई डिस्टेंस कोई किलोमीटर्स में नहीं बताता, वो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही बताते हैं सबके सब। तो वो ये बता रही थी कि सिचुएशन क्या है रोड्स की, और रोड्स की सिचुएशन वाकई खराब है, नो डाउट अबाउट इट। हमारे पास डेली खबरें आती है पॉट होल्स की और ये वो। अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल निकला, सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। या प्रियंका चतुर्वेदी जी, वो भी एक लीडर है, अच्छी लीडर है प्रियंका चतुर्वेदी। वो इनफैक्ट पहले वो कांग्रेस में हुआ करती थी, अब शिवसेना में है। उन्होंने भी वो भी अपना बोले हैं, तो वो उन्होंने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। बट फैक्ट तो यही है कि मुंबई की सिचुएशन थोड़ी खराब तो जरूर है। वहां की सड़कों की हमारे पास पहले से खबरें आ रही थी, आज से नहीं है, पुरानी से खबरें आ रही हैं। और आज भी वो सिचुएशन बेटर नहीं है। अमृता जी ने जो बोला उस पे 90% मुंबई कर मानते होंगे। लेकिन एक और लेडी थी जिन्होंने फिल्म सॉरी एक एक गाना बनाया था, जो कि एफएम की थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक एफएम में रेडियो जॉकी थी, मलिश्का, सॉरी मलिश्का। उन्होंने बनाया, तो एमसीडी नहीं, यानी कि एमसीडी नहीं, मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने उनके घर पे रेड कर दी। ये प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन जो बोलता है उसको परेशान किया जाता है, उसको ट्रोल कर दिया जाता है, या उसके ऊपर कभी एमसीडी जाकर के उसको फाइन कर देगी है वो। तो मलिश्का के साथ भी प्रॉब्लम रही। लेकिन ठीक है, फैक्ट तो यही है कि अब भी थोड़ी प्रॉब्लम है वहां पे, कोई इसमें हंसी मजाक की बात नहीं है। लेकिन एक चीज और कि डिवोर्स हो रहे हैं, इससे कितने लोग इत्तेफाक रखते होंगे मुझे नहीं पता। और ये स्टैटिस्टिक्स वो कहां से लाई मुझे ये भी नहीं पता। इससे मैं पहली बार इस तरीके का स्टेटमेंट मैंने पहली बार सुना। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के जो हमारे यहाँ भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो अक्सर बड़े मज़ेदार किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। और ऐसे ही हमने भारत में भी देखा कि कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो जिस तरह से बात करते हैं, जो उनकी स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर लोग काफ़ी हंसते भी हैं और काफ़ी उनको जो है उनका मजाक भी बनाया जाता है। लेकिन एक हम आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं।
जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है, क्या ये आपका भला करेंगे? क्या ये आपका भला करेंगे? जी रोहित जी, तो क्या कहेंगे आप इस क्लिप के ऊपर? वैसे है ये बड़ा भी बड़ा इंटरेस्टिंग। फेमस स्टेटमेंट है। जी। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है राहुल गांधी की तरफ से, और राहुल गांधी के पहले भी ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं। उन्होंने एक एक जगह, एक पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने एक दिन बोल दिया था कि जब हम बोलेंगे ना तो भूकंप आ जाएगा। भूकंप मींस अर्थक्वेक, जलजला। तो उन्होंने बोला जब हम बोलेंगे ना तो भूकंप आ जाएगा, और इंसिडेंटली उसके उसके एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद एक अर्थक्वेक आ भी गया उत्तराखंड में। तो प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए और बोले कल भूकंप आया था। बस इतना बोला और पूरी लोकसभा हंसना शुरू हो गई। बोले वो प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ मेरी बात हो गई है डीएम से और कोई नुकसान नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक चीज तो उनकी उनकी जो ओरेटर स्किल्स हैं, बोलने की स्किल्स हैं, ओरेटोरियल स्किल्स हैं, बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस बात को किस तरीके से बोलते हैं, ये भी एक मतलब ये भी एक कला है, आर्ट है। अच्छा, राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि राहुल गांधी कभी-कभी या तो जल्दबाजी में बोलते हैं, या जल्दबाजी में ना बोले तो कुछ मतलब जो बोलते हैं उसमें कई बार सोच नहीं पाते, या कुछ उनकी उनकी इच्छा नहीं होती। ही डजंट, कई बार वो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज भी उठाते हैं, नो डाउट अबाउट इट, और कई बार वो बहुत सेंसिबल बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है वो आलू की फैक्ट्री, वो सोने की आलू की फैक्ट्री बोला उन्होंने, और बोला उन्होंने सही कि आलू की प्रोसेसिंग फैक्ट्री। अब वो जल्दबाजी में वो पूरा नहीं बोले तो लोगों ने उसको मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि आलू की फैक्ट्री। एक और उन्होंने बोला कि आलू से सोना बनाएंगे। अब वो उनका कहने का मतलब ये था कि आलू होगी और उससे जो प्रोडक्ट आएगा जिसे आप बेचेंगे वो सोने की तरह होगा। अब वो बोलते हैं, उसको नेगेटिव ले जाते हैं लोग, या नेगेटिव प्रोजेक्शन हो जाती है। इसमें भी वो जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज बोल गए जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कैच कर लिया। प्राइम मिनिस्टर कैच करने में तो एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। एंड प्राइम मिनिस्टर की ये स्किल्स हैं भाई। ये अगर एक पॉलिटिशियन में स्किल्स ना हो तो बेकार है, पॉलिटिक्स ही बेकार है। ये तो अब रोहित, ये शायद उसी तरह से हो गया जैसे हमारे यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, तो वो भी अक्सर कोई इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बादल आता है तो बारिश होती है, और बादल आता है तो और बारिश होती है। तो उसके ऊपर भी एक तमाशा खड़ा हो गया था। बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो भी किसी जगह एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि और बादल होगा तो और बारिश होगी। तो ये क्या आपको क्या लगता है, कहीं कभी कभी कुछ लैंग्वेज की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिनको इतनी ज्यादा हिंदी उर्दू नहीं आती, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी है कि बहुत ज्यादा उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कुछ और कहना चाह रहे होते हैं, वो भी कुछ और कह बैठते हैं। तो क्या इसी तरीके से आपके यहाँ भी राहुल गांधी साहब कुछ और कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है? मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। ये मेरी एनालिसिस भी यही थी कि बिलावल भुट्टो के लिए तो मैं उनकी स्पीचेस देखी मैंने, उनको उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि फैमिली एटमॉस्फेयर बचपन से जो रहा है, या जहां वो पढ़े हैं, या जहां वो रहे हैं, वहां हमेशा इंग्लिश यूज होती थी। तो अब वो बेसिकली इंग्लिश स्पीकर बन चुके हैं। अपने ये राहुल गांधी के साथ भी यही है, वो फॉरेन में पढ़े हैं और प्राइम मिनिस्टर के बेटे रहे हैं, तो सबसे वो इंग्लिश में ही बात करते रहे होंगे। मदर के साथ भी, क्योंकि मदर इटालियन हैं और मदर से वो इंग्लिश में बात करते रहे होंगे। तो एक आदमी बाय नेचर इंग्लिश स्पीकर बन गया है, और उसके बाद वो अब सोचता है इंग्लिश में और उसे बाद में कन्वर्ट करके बोलता है हिंदी में या उर्दू में। ये प्रॉब्लम तब आती है, और ये मुझे दोनों के साथ दिखती है प्रॉब्लम। और दोनों ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई हम हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लगता है ऐसा है। बिलावल के साथ तो आई एम श्योर, जिस तरीके से वो बोलते हैं, अगर आप उसकी उर्दू को, बिलावल की उर्दू को एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करें तो वो इंग्लिश में बड़ा अच्छा सेंटेंस बनेगा, उर्दू में इतना अच्छा सेंटेंस नहीं बनता है। तो वो ये बात क्लियर है। इसलिए कई बार वो उर्दू में बोल रहे हैं तो वर्ब वो पहले लगा देते हैं, इंग्लिश में वर्ब पहले लगा होता है, उर्दू में नहीं लगता। तो ये चीजें साफ समझ में आती है। लेकिन राहुल गांधी के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। राहुल गांधी जो है इंडिया में पढ़े हैं,
यहाँ दिल्ली के स्कूल में पढ़े हैं, दिल्ली के कॉलेज में पढ़े हैं, तो वो हिंदी जरूर यूज करते रहे होंगे। उसके बाद वो फॉरेन गए थे। क्या रीजन है? मे बी क्योंकि वो एक रूलिंग फैमिली से रहे हैं और इंग्लिश का कल्चर रहा होगा वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं फंसते जरूर हैं इसमें। बिल्कुल, और शायद उस तरह से ग्रिप नहीं है कि कहाँ पे क्या बात करनी है, ये भी हो सकता है कि हो उनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक तरह से हम लोगों को लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी यही लगता है कि वो पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जा सकते जहाँ पे उनके पेरेंट्स थे या उनके फादर या मदर बेनजीर भुट्टो रहे। उस लिहाज से बिलावल से नहीं हो पा रहा, तो शायद यही चीज राहुल गांधी के साथ भी हो। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की और इमरान खान साहब के विजिट की, तो उसमें एक चीज और है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडिया क्यों नहीं गया वहां पे। इंडिया की तरफ से कोई वो ओलंपिक्स देखने के लिए जो है आप लोग नहीं गए, उसकी क्या रीजन है? इंडिया का एक ही एथलीट है वहां पे जिसका नाम है आरिफ खान, और वो एथलीट वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोगों ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया फाइनल मोमेंट 11th आवर पे, जिस दिन वो होना था उससे एक दिन पहले हमने बॉयकॉट का डिसीजन लिया। रीजन क्या था? रीजन बताया नहीं गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि गलवान वैली में जो एक चाइनीज एक मेजर था उसको उन्होंने टॉर्च बियरर बना दिया और हम बाइकआउट करना चाह रहे थे, इससे वो पब्लिसिटी कर रहे थे। उसी दिन एक रिपोर्ट और आई थी कि इंडिया से ज्यादा चाइनीज सैनिक मारे गए थे जो कि बहती हुई नदी में बह गए थे। 38 सैनिक, ये ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट थी, 2 साल की ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी। 2 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने बताया था। तो ये सारी अगर देखी जाए तो उस हिसाब से इंडिया का जो डिसीजन था मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि दे वांटेड टू पब्लिसाइज इट। वो उसको पब्लिसिटी देना चाह रहे थे क्लैश को, जो कि एक ट्रेजिक क्लैश थी। और उन्होंने फ्लैग बियरर बना के, भाई कितने कितने उनके आर्मी के मेजर हैं जो फ्लैग बियरर रहे हैं, या पहले भी ओलंपिक कराया उन्होंने, कितने थे। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसका इंडिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मेरे हिसाब से ऐसे ही जवाब देना चाहिए था। क्योंकि इंडिया और चाइना की वैसे भी हम देखते ही हैं कि टेंशन है और काफी टाइम से है। और आपको लगता है कि अब आगे क्या देख रहे हैं आप? जो नया साल शुरू हुआ है उसमें ये टेंशन बढ़ेगी या कुछ ना कुछ बातचीत हो जाएगी और इस चीज को हैंडल कर लिया जाएगा? नया साल शुरू होगा, उससे पहले अभी तो ये नया साल शुरू हुआ है। इस साल में बहुत सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। टेंशन तब होती हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे, या पूरी वर्ल्ड के साथ भी चाइना की, तब जब चाइना अपने आप इंटरनली एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम झेल रहा हो। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है? शी जिनपिंग का थर्ड टर्म चाह रहे हैं। वो थर्ड टर्म जो है वो अभी तक मिला नहीं है, इन द सेंस कि अभी जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही चाइना को चलाता है। प्रेसिडेंट इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर, मतलब एक सेरेमोनियल पोस्ट है। प्रेसिडेंट पूरी दुनिया को दिखाने के लिए प्रेसिडेंट है। अदरवाइज जनरल सेक्रेटरी, हम लोग जब शुरुआत से देख रहे हैं, सोवियत यूनियन को भी जनरल सेक्रेटरी ही होते थे वो, प्रेसिडेंट बाद में कहीं बोलना जाना शुरू हुआ उनको। अब जहां तक बात है जनरल सेक्रेटरी की, इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो एक अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म है, किसी और चाइनीज प्रेसिडेंट को अब तक मिला नहीं। इनफैक्ट जियांग जेमिन ने रूल बनाया था कि 2 ही टर्म दिए जाएंगे। ना हु जिनटाओ ने लिया, ना डेंग जियाओपिंग ने लिया। तो इनफैक्ट ये डेंग जियाओपिंग ने बनाया था शायद रूल, मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा थोड़ा। ना डेंग जियाओपिंग ने लिया, ना हु जिनटाओ ने लिया, किसी ने रूल ये थर्ड टर्म नहीं लिया। और इन्होंने बिल्कुल अपने कब्जे में रखा हुआ है पूरी वहां के जो लोग हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कंट्री को। चाइनीज मिलिट्री यानी कि चाइनीज आर्मी पे उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। थर्ड टर्म मिलने से पहले कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि चाह रहे थे कि वो बने। इन्होंने शी जिनपिंग ने उन सब पे करप्शन का आरोप लगा के या कोई आरोप लगा के उन सबको जेल में डाल दिया है। लेकिन फिर भी कोई रिबेलियन ना हो, इसलिए वो दिखा रहे हैं कि हमें बॉर्डर्स पर खतरा है, या चाहे साउथ चाइना सी हो, अमेरिका हो, वो अभी पब्लिक प्रोजेक्शन में है, ताकि इस प्रोजेक्शन से उनका थर्ड टर्म इंश्योर हो जाए कि भाई बाहर खतरा है और आप मेरे खिलाफ लड़ रहे हो। ये
पूरा प्रोसेस नवंबर में होगा सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन का, और उसके बाद फरवरी में नेक्स्ट ईयर होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। उसके बाद हमें दिखता है कि कहीं इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम्स ईज करेंगी और कहीं साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम्स ईज करेंगी और कहीं अमेरिका से फ्रिक्शंस ईज करेंगी। अब तक के सबसे पावरफुल लीडर, माओ सेतुंग की बात पुरानी है, अब तक के सबसे पावरफुल लीडर माओ सेतुंग के बाद अब तक के सबसे पावरफुल लीडर बन के निकले हैं। चाइनीज इकोनॉमी के लिए इन्होंने जो काम किया है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत अच्छा काम किया है, और चाइना को आगे तो अच्छा लेके जा ही रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी जल्दी बन जाएगा। ऐसे सूरत हाल में कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि हो सकता है कि मिलिट्री रिवोल्ट भी हो, लेकिन अभी हमें नहीं दिखता ऐसा कुछ। बिल्कुल सही, लेकिन साथ-साथ ये भी है कि बिल्कुल भारत के साथ और जिस भी कंट्री के साथ टेंशन है चाइना की, वो भी मेरे ख्याल है कम हो जानी चाहिए, और ये ज़्यादा बेहतर है कि जिसके साथ जो प्रॉब्लम है वो टेबल पे बैठ के उस पे बात हो जाए और उसको सॉल्व कर लिया जाए। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने जॉइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।